हेलो वन एंड ऑल। सो हम अपनी जो मास्टर कैडर के लिए इंडियन राइटर्स कर रहे हैं उसमें ही हमने काफ़ी राइटर्स अपने जो हैं कवर कर लिए हैं। उसी में आगे हमारा एक राइटर है अमिताभ घोष। आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। अमिताभ घोष जी का जन्म 1956 को हुआ था। ठीक है, मैं आपको इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जहाँ नहीं लिखी हुई मैं बता देती हूँ आपको। ही बिलोंग्स टू बंगाल, ही इज़ अ बंगाली ऑथर एंड इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही फ़ाइन वर्क्स लिखे हैं। ठीक है, और ये इनका जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ। इंडिया में ही पले बड़े हैं और बांग्लादेश से भी इनका संबंध रहा है और श्रीलंका से भी इनका लेना देना है। तो थ्री जो है श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया में इनका कनेक्शन है। और इंडिया में पर्टिकुलरली कलकत्ता और से ये कलकत्ता में इनकी जो है इनका जन्म हुआ। ये बंगाली ऑथर है और इनके ज़्यादातर जो वर्क्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि इनके जो ज़्यादा सारे वर्क है वो बंगाल की खाड़ी यानी वे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, इसी के आसपास जो है इन्होंने अपनी जो है मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स की सेटिंग रखी है। अब सेटिंग हमारे लिए ऑथर्स की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये सब आप जानते हैं। और इन्होंने डून स्कूल, स्टेफन कॉलेज, इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सब से इन्होंने और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने कुछ एजुकेशन प्राप्त की है। उसके बाद में इनके ऊपर इन्फ्लुएंस जो था वो था रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनका इन्फ्लुएंस था रविंद्रनाथ टैगोर का इनके ऊपर। जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अवार्ड्स, लेकिन अवार्ड्स जैसा कि हम बाद में ही पढ़ते हैं तो इनके वर्क्स देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इनका पहला वर्क है जो इम्पॉर्टेंट, द सर्कल ऑफ रीज़न। तो सर्कल ऑफ रीज़न आप इनको ऐसे ही क्रोनोलॉजी में याद कर लीजिएगा। सर्कल ऑफ रीज़न जो है इन्हीं का वर्क है 1986 में। फिर ये शेडो लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। शेडो लाइन आपने बहुत अच्छे से करके जाना है। इसका एक कैरेक्टर, इसकी सेटिंग एंड ऑल सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर कलकत्ता क्रोमोसोम, उसके बाद में ग्लास हाउस। ठीक है, ग्लास हाउस के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इनकी ट्रियोलॉजी। अगेन क्वेश्चन बन सकता है कि 4 वर्क्स दे दिए, उसमें से 3 आपको पहचानने हैं कौन सा नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है। द सी ऑफ पॉपीज़, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, फिर हंगरी टाइड, ये सब इनके वर्क हैं। अब ब्रीफली इनके वर्क्स को एक बार जान लेते हैं हम। तो ये फर्स्ट जो है द सर्कल ऑफ रीज़न, ये 1986 में जो है 1986 में लिखा गया था। शेडो लाइन के बारे में ये है कि ये 1988 में लिखा गया। बांग्लादेश की डिवीज़न के ऊपर ये नावल जो है वो लिखा गया है। इसमें जो है कैरेक्टर्स रहते हैं जस्टिस चंद्रशेखर और ट्रिसा सेन और जस्टिस चंद्रशेखर 2 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, उनके आगे बच्चों की ये कहानी है कि जो जस्टिस चंद्रशेखर है इनके ये बच्चे हैं थम्मा एंड माया देवी। इनकी 2 लड़कियां हैं, थम्मा और माया देवी। थम्मा जो है वो इंडिया में रहती है और माया देवी जो है समहाउ लंदन में अभी वो रह रही हैं। तो उनके ही एक मौसा जी हैं जेठामशाई, जो कि ढाका यानी बांग्लादेश में है। तो इसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही है। ठीक है, इसमें जो है त्रिदेव, जतिन, रॉबी, ये 3 जो हैं बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? माया देवी के। ये तीनों ही बच्चे हैं माया देवी के। ठीक है, जो लंदन में रहती है। और इसमें एक स्टोरी और चल रही है, ये जो ट्रिसा सेन है इसके जो बच्चे हैं मे एंड निक, 2 इंग्लिश कैरेक्टर्स इसमें हैं, मे एंड निक, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इनके जो कास्ट सरनेम है वो है प्राइस, निक प्राइस, मे प्राइस। अब ये दोनों सिबलिंग हैं। उसके बाद में इसमें जो है इसकी जो एंडिंग है वो बहुत ही दुखद है। एंडिंग में क्या होता है कि जो थम्मा है वो अपने मौसा जी से, जेठामशाई से बहुत प्यार करती है। वो चाहती है कि वो इंडिया वापस आ जाए, लेकिन जो जेठामशाई है वो ढाका को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वहाँ पे उस टाइम पे राइट्स चल रहे होते हैं, यानी कि दंगे चल रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, दंगों में क्या होता है, जब जेठामशाई अपने घर से निकलते हैं तो उनको एक खदील नाम का, जो कि एक मुसलमान है, उनको एक रिक्शे वाला मिलता है। जब वो उसके रिक्शे में बैठते हैं तो राइट्स के अंदर में दुर्भाग्यवश जो है खदील और जेठामशाई और टिडिप की डेथ हो जाती है। ये तीनों मारे जाते हैं। एंड में जो है ईला और निक की शादी हो जाती है। इसमें जो नरेटर है हमारा
जो हमारा नरेटर है वो अननेम्ड है इसमें, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद में कलकत्ता क्रोमोसोम में 1995 में लिखी गई एक डिटेक्टिव स्टोरी है जो कि रोनाल्ड रोज पे बेस्ड है कि ये रोनाल्ड रोज एक नोबेल प्राइज़ विनर है जिन्होंने मलेरिया की खोज की थी 1898 में, ठीक है। उसके बाद में ग्लास ऑफ हाउस जो है ये एक हिस्टोरिकल नोवेल है जो कि 2000 में लिखा गया था। उसके बाद में सी ऑफ पॉपीज़ जो है ये 2008 में लिखा गया। पॉपीज़ एक ऐसा है जो कि ड्रग्स रिलेटेड एक फ्लावर होता है, ठीक है, तो इसको सूंघ के नशा होता है पॉपीज़। रिवर ऑफ स्मोक 2011 एंड द फ्लड ऑफ फायर 2015। उसके बाद में हंग्री टाइड जो है 2004 में, ये वर्मा की स्टोरी है, ठीक है। और द ग्लास, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा ग्लास पैलेस के बारे में। द ग्लास हाउस और यू कैन से द ग्लास पैलेस भी इसको बोल सकते हैं, इसको ग्लास पैलेस भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें एक अनाथ बच्चा है, एक ऑर्फन चाइल्ड है जो कि इंडियन है और उसके साथ में एक रॉयल फैमिली की भी स्टोरी चल रही है, ठीक है। इसमें ब्रिटिश इन्वेजन के बारे में बताया गया है, यानी कि जो वर्मा की स्टोरी है किंगडम ऑफ मेंडले जो वर्मा की किंगडम है उस पर ब्रिटिश का इन्वेजन हो जाता है और साथ में ही पैरेलल एक ऑर्फन बच्चे की कहानी भी इसमें दिखाई जा रही है जो कि 1885 की है, ठीक है। इनके और भी वर्क्स हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि डांसिंग इन कम्बोडिया और एंटिक लैंड है इनका एक वर्क, ठीक है, ये सब वर्क है। उसके बाद में शैडोलैंड की स्टोरी मैंने आपको बता दी है जो कि एक साइकोलॉजिकल वर्क भी आप कह सकते हैं, जिसको कि आप एक साइकोलॉजिकल वर्क भी कह सकते हैं। नेशनल आइडेंटिटी का वर्क भी उसको कह सकते हैं आप, ठीक है। इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस का वर्क भी आप कह सकते हो उसको, ये सब है। और शैडो लाइन के लिए ही उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1990 में, ये भी आपको बात याद रखनी है। उसके बाद में सर्कल ऑफ रीज़न के बारे में आपको बता दिया है मैंने। सर्कल ऑफ रीज़न नहीं बताया है, तो सर्कल ऑफ रीज़न आपको बता देती हूँ। सर्कल ऑफ रीज़न में क्या होता है कि इसमें 3 सेक्शन है। ये जो बुक है ये जो सर्कल ऑफ रीज़न है ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। इसके अंदर में 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन जो है, एक जो है सत्व, आप लिख सकते हैं इसको सत्व, ठीक है, फिर रजस, फिर तमस, इन तीनों के ऊपर इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तमस का मतलब होता है डेथ, ठीक है, रजस का मतलब होता है पैशन एंड सत्व का मीन्स होता है रीज़न, ठीक है। इसमें एडवेंचरस स्टोरी है। किसकी एडवेंचरस स्टोरी है? इसमें एक अल्लू नाम का कैरेक्टर है, ठीक है। इसकी एडवेंचरस स्टोरी जिसको हम बोलते हैं ना पिकारस कैरेक्टर हमारा जो है रॉकिश कैरेक्टर, वैसे का वही कैरेक्टर है। 8 साल का ये बच्चा है, इसकी उम्र है 8 साल और जिसको कि सब मानते हैं कि ये एक टेररिस्ट है, ठीक है, जो कि टेररिस्ट नहीं है पर उसको रॉन्गली सस्पेक्ट किया जाता है कि एक टेररिस्ट है। और फिर उसको बंगाल से लेकर बम्बे तक इसका पीछा किया जाता है और इसमें पर्शियन गल्फ जो है और टू नॉर्थ अफ्रीका वहाँ तक। तो इस तरह से एक इंस्पेक्टर है, इसका पीछा कर रहा है और इसको टेररिस्ट मान रहा है, दो ही इज़ नॉट अ टेररिस्ट। सो ये इनका एक फ़र्स्ट नॉवल भी है, फर्स्ट नॉवल है इनका, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सो इतनी ही इन्फॉर्मेशन इनके बारे में जो है ज़रूरी है। उसके बाद में इनके अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। अवार्ड्स, सो साहित्य अकेडमी अवार्ड मैंने बता दिया आपको। इनको शैडो लाइन के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1990 में। और ये इन्होंने लिखा कब है? यहाँ पे 1990 आएगा और इन्होंने लिखा था इसको 1988 में। पद्मश्री अवार्ड है 2007 में मिला इनको। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2016 में मिला, ठीक है। ये कुछ इनके बारे में इंफॉर्मेशन थी बेसिक, जो इनके इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं कुछ मैं वो भी आपको बता देती हूँ। जैसे कि इनको 54th जनपीठ अवार्ड मिला था इनको 2018 में। 54th जनपीठ अवार्ड, ओके, ये इनको मिला था 2018 में। और इनको जो है इंटरनेशनल बुक अवार्ड भी, ई बुक अवार्ड भी मिला है 2001 में। उसके बाद में फॉर द वर्क ग्लास पैलेस, और इनको क्रॉसवर्ड बुक प्राइज़ भी दिया गया है 2005 में फॉर द हंगरी टाइड।
और इनको सी ऑफ पॉपिस के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था मैन बुकर प्राइज़ के लिए 2008 में, और इनको इलेक्ट किया गया था रॉयल सोसाइटी के लिए। ये तो रॉयल सोसाइटी लाइट के लिए इनको इलेक्ट किया गया था 2009 में। ही इज़ ऑल्सो द को विनर ऑफ वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक प्राइज़ 2009 में, और शॉर्ट लिस्ट फॉर मैन एशियन लिटरेरी प्राइज़ 2011। सो देख सकते हैं इनकी अचीवमेंट्स बहुत हैं, और जितना मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उतना सब इम्पॉर्टेंट है। आप जो इनके वर्क्स पे ख़ास जो है, एक तो ईबिस ट्रायोलॉजी के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए, दूसरा शेडो लाइंस पे, इन पे आपका बहुत फोकस रहना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।